हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई सिविल्स। सो मैंने आपको एक टेस्ट दिया था 50 क्वेश्चंस का। आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा और काफी क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे। लेक्चर के बाद, लेक्चर पूरा देखने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। फास्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर if his income increases by 60% and his expenditure increases by 70%। तो सबसे पहले आप देखिए, सारा कुछ एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया गया है, इनकम को भी। तो हम एक्सपेंडिचर को 100 ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर को 100 ले लेते हैं, ₹100। तो इनकम कितना हो जाएगा? बताया गया है कि इनकम 20% ज्यादा है, तो इनकम हो जाएगा ₹120। इसमें अगर पूछा जाए कि सेविंग क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ सेविंग के बारे में बात किया गया है, तो सेविंग दोनों का डिफरेंस यानी कि ₹20 होगा। सेविंग ₹20 होगा। अगर यही हम बात करते हैं चेंज, तो अब देखिए क्या होता है, इसका इनकम बढ़ जाता है 60% से। इनकम I1 60% से बढ़ जाता है। पहले 120 था और अब 60% से बढ़ गया, यानी कि 160% ऑफ ₹120 ये हो जाएगा, क्योंकि 60% बढ़ गया। पहले 100 था, तो 100 प्लस 60%, 100% प्लस 60%, 160% हो गया। That will be 1.6 into ₹120 और ये हो जाएगा 192। तो नया एक्सपेंडिचर हो गया 192, और अगर नया इनकम हो गया 192, अगर नया एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो पहले ₹100 था, 70% से इंक्रीज कर गया, तो नया कितना होगा? 170% ऑफ ₹100। ये तो सिंपली ₹170 हो जाएगा। तो नया एक्सपेंडिचर 192 हो चुका है, नया एक्सपेंडिचर 170 हो चुका है, नया इनकम 192 हो चुका है। तो न्यू सेविंग क्या होगा? दोनों का डिफरेंस यानी कि ₹22। ये न्यू सेविंग होगा। पहले सेविंग कितना था? ₹20 था। अब सेविंग कितना है? ₹22 है। तो सेविंग कितना से, सेविंग इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? क्लियरली सेविंग इंक्रीज हो रहा है। कितना से इंक्रीज हो रहा है? ₹2 से इंक्रीज हो रहा है। पहले कितना था? 20 था। तो पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया, तो सिंपली परसेंटेज इंक्रीज। अगर देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज, तो फाइनल 22 माइनस इनिशियल 20 बाई इनिशियल 20 इंटू 100, यही परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। दैट विल बी 10%। तो इंक्रीजेस बाय 10%, यानी कि ऑप्शन सी इज योर आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X can do a piece of work in A days, while Y can do the same work in A plus 5 days. If X and Y together can do the whole work in 6 days, then efficiency of Z, who can complete the same work in 5 days, then efficiency of Z, who can complete the same work in 5 days, is how much percentage less and more the efficiency of X? तो हमें देखना है कि जेड की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक्स कितने दिनों में वर्क को कंप्लीट करता है? 8 डेज में करता है। वाई कितने दिनों में करता है? A plus 5 में करता है। अगर हम बात करते हैं 1 डे एक्स वर्क, 1 डे एक्स वर्क, तो एक्स का एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/a होगा। 1 डे वाई वर्क, वाई का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/a plus 5 होगा। अब अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 1 डे x plus y वर्क इज इक्वल टू 1/a plus 1/a plus 5 से सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं,
तो a और a+5 का एलसीएम a इंटू a+5 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में जाएगा 2a+5। तो ये तो 1 डे x+y वर्क होगा। नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज 1 डिवाइडेड बाई 1 डे वर्क, यानी कि a इंटू a+5 बाई 2a+5 होगा। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करते हैं 6 डेज में, तो ये 6 दिया हुआ है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा a² प्लस 5a इज इक्वल टू 12a प्लस 30। सो थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर इसे हम करते हैं तो ये आ जाएगा a² माइनस 7a माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, सिंपली a² माइनस 10a प्लस 3a माइनस 30 इज इक्वल टू 0। और इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद आएगा a इंटू a माइनस 10 प्लस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि a आपका 10 आता है या a आपका -3 आता है। -3 तो हो नहीं सकता, सो 10 इज द आंसर। तो 10 आंसर, यहां पे 10 ये है कि x 10 डेज लेता है। x 10 डेज देता है तो y कितना लेगा? y a+5 ले रहा है, यानी कि 10 + 5 यानी कि 15 डेज लेगा। 15 डेज लेगा। z कितना लेता है? z के लिए देखते हैं अगर हम, तो z का दिया हुआ है क्वेश्चन में कि z जो है वो 5 डेज लेता है, तो z 5 ले लेगा। अब आपको ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में मैंने इसके मेथड बता रखा है कि किस तरीके से एलसीएम लेना होता है इसका। किसका एलसीएम लेंगे हम लोग? 5, 10 और 15 का। सो 5, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो टोटल वर्क को 30 यूनिट मान लेते हैं, 30 यूनिट वर्क। अब अगर देखते हैं x के लिए, तो x जो वर्क कंप्लीट करता है वो 10 डेज में कंप्लीट करता है, तो x का एक दिन का वर्क कितना होगा? 3 यूनिट होगा। वही अगर हम y का देखते हैं तो y 15 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करता है, तो y का एक दिन का वर्क कितना होगा? 2 यूनिट होगा। और अगर हम बात करते हैं z का, तो z 5 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करता है, तो z का एक दिन का वर्क कितना होगा? z का एक दिन का वर्क होगा 6 यूनिट। सो अगर देखते हैं तो x एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और z एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। तो देखा जाए तो z वर्क इज 200%, z वर्क इज 200% ऑफ x वर्क, है ना। तो अगर पूछा जा रहा है कि कितना ज्यादा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है, लेस और मोर, तो मोर होगा। और कितना से? 100% से, बिकॉज z वर्क इज 200% ऑफ x वर्क। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और 100% मोर देन दैट ऑफ x वर्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आंसर है a 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A, B and C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively. B and C started the work and worked together for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is. ये 15 into 1/2 लिखा है, it's like this 15 1/2 और it's 13 1/5। I hope आप समझ पा रहे होगे इसको। नाउ अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो ए बी सी का वर्क कितना है, डेज कितना है? 24, 15 एंड 12। तो जो मेथड बताया उसके हिसाब से पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 24, 15 एंड 12, इसका एलसीएम कितना होगा? 120। तो टोटल वर्क को मान लेते हैं कि 120 यूनिट है। अब देखिए, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। तो ये जो 120 वर्क है, ए
ए इसे 120 वर्क को कितने डेज में कर रहा है? 24 डेज में कर रहा है। तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट 120 डिवाइड बाई 24 5 आ जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं बी का, तो बी का टोटल वर्क कितना है? 15 डेज है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। बी 8 यूनिट लेगा। अगर वही हम बात करते हैं सी का, तो सी 12 दिन में पूरा वर्क करता है। तो अगर हम एक दिन की वर्क की बात करते हैं, तो एक दिन में 10 यूनिट वर्क करेगा। सो 5 यूनिट, 8 यूनिट और 10 यूनिट, इस तरीके से वर्क हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बी और सी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन, ठीक है, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज एंड लेफ्ट। तो बी और सी 3 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना होगा? 8 यूनिट प्लस 10 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट होगा। 1 डे वर्क हुआ ये। तो 3 डेज वर्क कितना होगा? 18 इंटू 3, यानी कि 54 यूनिट। 54 यूनिट हुआ। तो 54 यूनिट वर्क इन्होंने कर रखा है। सो अब हम ये देखते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा। रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क होगा 120 यूनिट माइनस 54 यूनिट। सो ये हो जाएगा 66 यूनिट। तो हमारे पास 66 यूनिट वर्क बच गया, जो कौन कर रहा है अकेले? ए कर रहा है अकेले। और पूछा गया है कि कितना एक वर्क मतलब डेज कितना रिक्वायर्ड होगा ए को। तो ए अकेले इस काम को कर रहा है। सो ए का एक दिन का वर्क है 5 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए टू फिनिश द वर्क, कितना वर्क बचा है? 66 यूनिट बचा है। 5 यूनिट एक दिन का वर्क है। तो ये हो जाएगा आपका 13 1/5 डेज। क्लियरली आप देख सकते हो कैलकुलेशन। 13 1/5 डेज कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पंप्स का है। पंप्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है पाइप्स एंड पिस्टन्स करके। सो क्वेश्चन है आपका, 2 pumps can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, but there is a leakage, एक टैंक लीक कर रहा है, which can empty the full tank in 30 hours। आपको बताया था लीकेज या ड्रेनेज जो भी होता है उसका जो वर्क डन लेते हैं वो नेगेटिव में लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही लेके चलते हैं जैसे अभी हमने टाइम एंड वर्क का देखा। If both pumps were switched on and the leakage was also happening at the start, but after 10 hours that leakage was repaired, that ये leakage है, by the workers, then in how many time tank will full? तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में 2 पंप्स 15, 20 और 30 है। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 15, 20 और 30 का, 15, 20 और 30 इसका एलसीएम लेते हैं। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क को हम मतलब टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है वो 60 यूनिट ले लेते हैं। टैंक कैपेसिटी 60 यूनिट, 60 यूनिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इधर करते हैं। 60 यूनिट टैंक कैपेसिटी है। और अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं तो ए कैन फिल द टैंक इन 52 पंप्स कैन, P1 और P2 इसके नाम देते हैं। P1 15 घंटे में फिल कर सकता है, तो P1 का 1 घंटे का वर्क कितना हुआ? 4 यूनिट। P2 20 घंटे में फिल कर सकता है, तो P2 का 1 घंटे का वर्क कितना हुआ? 3 यूनिट। और P3 30 घंटे में खाली कर सकता है, तो P3 का 1 घंटे का वर्क कितना हुआ? -2 यूनिट। -2 यूनिट। तो 4 यूनिट, 3 यूनिट और -2 यूनिट, इस तरीके से चल रहा है। अब ये सेम चीज चलता है बट देयर इज लीकेज।
इफ बोथ द पंप्स वर स्विच्ड ऑन एंड लीकेज वाज आल्सो हैपनिंग एट द स्टार्ट, 10 घंटे तक तो सेम चीज चलता है, मतलब तीनों चीजें चलती है, तो 10 आवर्स इनिशियली अगर तीनों काम करता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तीनों अगर काम करता है तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट माइनस 2 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट 10 आवर्स तक चलता है। तो 10 आवर्स में हो जाएगा 5 यूनिट यानी इंटू 10 यानी कि 50 यूनिट। सो 50 यूनिट का वर्क 10 आवर्स में हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये तो 10 आवर्स का हो गया। अब इसमें लीकेज को हमने हटा दिया, यानी कि आफ्टर 10 आवर्स क्या होगा, केवल P1 और P2 काम करेगा, P1 प्लस P2। ये कितना कर रहा है, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट यानी कि 7 यूनिट वर्क कर रहा है, और रिमेनिंग कैपेसिटी कितना है, 10 यूनिट है। 60 माइनस 50 यानी कि 10 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा, 10/7 आवर्स। इसमें क्या पूछा है, टोटल टाइम पूछा है, देन इन हाउ मच टाइम टोटल टैंक विल बी फुल। तो ये 10 आवर्स हमारा हुआ और ये अदर टाइम हुआ, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10/7, 10 प्लस 10/7 यानी कि 80/7, 80/7 आवर्स। क्या कोई ऑप्शन है 80/7? सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। सो फोर्थ का आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉलिटिशियन told in an interview that he has spent 1/4 of his life as कार्यकर्ता, 1/5 of his life as a member of legislative assembly, 1/3 as the prime minister and the 13 years as a member of मार्गदर्शक मंडल। What must be the percentage? सबसे पहले अगर देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो 1/4 कार्यकर्ता, 1/4 कार्यकर्ता, 1/5 as a member of legislative assembly, member MLA, 1/5 member of legislative assembly, and 1/3 as prime minister. So 1/3 as prime minister, 1/3 as prime minister। एजोमिंग, क्योंकि कब स्टार्ट किया वो ये सारा चीज ये नहीं दिया है, तो एजोमिंग की बर्थ से ही सारा चीज स्टार्ट है, राइट। सो ये हो जाएगा आपका 60 that will be 20 20 20 47, ये हो जाएगा 13/60, 13/60। रिमेनिंग वर्क क्या होता है, 13/60 रिमेनिंग ईयर्स। ये जो 13/60 दिया गया है, ये 13/60 ईयर्स जो है, 13/60 ईयर्स नहीं, 30/60 ऑफ हिज लाइफ एज मार्गदर्शक मंडल, और मार्गदर्शक मंडल में 13 साल उन्होंने एक्सपेंड किया है। तो 13/60 इक्वल टू 13, सो आपका जो एज होगा 13/60 ऑफ एज, 13/60 फ्रैक्शन ऑफ एज, क्योंकि ये फ्रैक्शन सारे दे रखे हैं, ये फ्रैक्शन है 1/4 ऑफ हिज एज, 1/5 ऑफ हिज एज, 1/3 ऑफ हिज एज, तो रिमेनिंग हिज एज यानी 13/60 ऑफ हिज एज, 13/16 ऑफ हिज एज he is spent as मार्गदर्शक मंडल। थर्टीन ईयर्स। तो आपका एज कितना हो जाएगा, एज होगा 60 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन ए दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग at a height of 80 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the ground. अब देखिए यहां से स्ट्रिंग है, यहाँ पे
ये ग्राउंड हो गया, और यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, और स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री का है। ये एंगल 60 डिग्री का दे रखा गया है। यहां पे ये काइट है, के इज द काइट, और बोला गया है कि ये हाइट, काइट का जो हाइट है वो है 80 मीटर, 80 मीटर की हाइट पे है। इसका लेंथ L है। आपसे पूछा गया है कि आप स्ट्रिंग का लेंथ बता दीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है, L और H को रिलेट कौन कर रहा है। तो देखिए H आपका हाइट है और L हाइपोटेनस है। H आपका परपेंडिकुलर हो गया और L आपका हाइपोटेनस हो गया। दोनों को रिलेट करने वाला जो टर्म है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए 60 डिग्री के लिए H आपका परपेंडिकुलर हो गया, L हाइपोटेनस हो गया, तो वो साइन होता है। सो साइन 60 डिग्री। मतलब अगर मैं इसे एक ट्रायंगल लेता हूं, ये के काइट बोल देता हूं, ये ए और बी बोल देता हूं, तो अगर मैं ट्रायंगल ए के पी लेता हूं, इन ट्रायंगल ए के बी, इन ट्रायंगल ए के बी, अगर ये ट्रायंगल लेता हूं ट्रायंगल ए के बी, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे h है और हाइपोटेनस l है, तो h बाई l के बराबर होगा। साइन 60 होता है क्या, साइन 60 होता है √3/2। h दे रखा है आपको 80 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि l कितना होगा। L कितना होगा, ये L आपका होगा, L इज इक्वल टू 160 बाई √3, 160 बाई √3, और जैसा कि आप जानते हो √3 का वैल्यू नियर अबाउट 1.73 होता है, तो 160 बाई 1.73, 1.732। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये करीब करीब आपका 92 मीटर के आसपास आएगा। सो 92 मीटर इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6 का आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल x किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम टेकन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। आई होप आप जानते होंगे, अपस्ट्रीम का मतलब होता है विथ रिवर फ्लो। अपस्ट्रीम मतलब विथ रिवर फ्लो, यानी कि अगर रिवर यू से फ्लो कर रहा है और बोट जो है वो वी से जा सकता है, सॉरी अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द रिवर फ्लो, अप मतलब चढ़ाई करना होता है, रिवर यू से फ्लो कर रहा है और बोट वी से जा रहा है, तो अपस्ट्रीम जो वेलोसिटी होगी वो होगी v माइनस यू, और v आर ई एल लिखा हूं रिलेटिव के लिए, ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम आपका डाउन मतलब उतरना हुआ, रिवर के साथ उतरना, रिवर यू से जा रहा है, बोट वी से जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम जो वेलोसिटी होगी वो होगी v प्लस यू। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल x किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय इट टू डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम के लिए टाइम टेकन क्या होगा, अप स्ट्रीम के लिए टाइम टेकन होगा x बाई v माइनस यू, इसे मैं t कह देता हूं, इसे इनफैक्ट मैं t इंटू 1.5 कहता हूं क्योंकि 50% मोर है, ठीक है। और टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम टाइम टेकन होगा x बाई वी प्लस यू, एक्स बाई वी प्लस यू, इसे मैं t कह देता हूं। तो x बाई वी माइनस यू आपका t इंटू 1.5 हो गया, x बाई वी प्लस यू t हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है, आप यहां से क्या v और u का रिलेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, इफ द बोट टेक्स 10 आवर्स टू कवर 400 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, स्टिल वाटर में कितना ले रहा है 400, तो आप सिंपली v निकाल सकते हो, 40 किलोमीटर पर आवर, तो u यहां से निकल जाएगा। आप दोनों को डिवाइड कर दो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आप अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो v प्लस यू बाई v माइनस यू इज इक्वल टू 1.5 होगा। इसको सॉल्व करते हो तो v प्लस यू इज इक्वल टू
1.5 बी माइनस 1.5 यू होगा। अब यहां पे आपका आएगा 2.5 यू इज इक्वल टू 0.5 वी। 0.5 वी, वी हमारे पास 40 आ चुका है, तो 0.5 वी हमारे पास 20 होगा। तो 2.5 यू इज इक्वल टू 20, यानी यू आपके पास होगा 20/2.5 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। सो आपके पास यू आ चुका है 8 और वी आ चुका है 40। पूछा है टाइम टेकन टू कवर 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर के लिए टाइम टेकन कितना होगा, तो रिक्वायर्ड टाइम 160/40 प्लस 8 यानी कि 48। सो अगर हम देखते हैं तो ये आपका अपस्ट्रीम की बात हो रही है, सॉरी अपस्ट्रीम की बात हो रही है। अपस्ट्रीम मतलब कि 40 माइनस 8 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 32 हो जाएगा 40 माइनस 8। तो 5 आवर्स, 5 आवर्स इज द आंसर। दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन 7 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में कौन सा टर्म गलत है, कौन सा टर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सीरीज को अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं तो सीरीज पहले बढ़ रहा था, तो हो सकता है सीरीज एक नंबर का, फिक्स नंबर का मल्टीपल होगा। बट अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो सीरीज बाद में बढ़ते बढ़ते फिर घटना शुरू हो गया, बिकॉज लास्ट में 415 के बाद 430 आ रहा है, यानी सीरीज में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे देखिए 2 और 5 एंड 19, यहां पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। 2 से 5 लाना और फिर 5 से 19, 2 से 5 और फिर 5 से 19 एंड देन फिर 19 से 71, 19 से 71। तो ये टर्म्स आप देखिए किस तरीके से, 2 से 5, 5 से 19, 19 से 71। तो क्लियरली ये 4 के मल्टीपल के क्लोज है और ये आपका 5 के मल्टीपल और कुछ माइनस कर सकते हैं। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस कर रहे हैं या 4 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस करेंगे, बट इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने के 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 माइनस करेंगे। तो ये जो प्लस और माइनस है वो भी सीरीज में जाना चाहिए। यहां पे मैं इसमें अगर हम देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे क्लियरली 4 से मल्टीप्लाई होकर अगर देखते हैं इस टर्म को, तो 19 इंटू 4 माइनस 5, 19 इंटू 4 माइनस 5। तो यहां पे हम इसे 5 इंटू 5 माइनस 6 कर सकते हैं, मतलब नंबर माइनस करने वाला नंबर भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर और मल्टीप्लाई करने वाला नंबर भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे हम इसे 2 इंटू 6 माइनस 7 कर सकते हैं, तो 5 आ जाएगा। सो अगर देखें तो पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 माइनस किया है, देन 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस किया है, देन 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 माइनस किया है। इसके बाद वाले टर्म में 3 से मल्टीप्लाई और फिर 4 माइनस होना चाहिए। क्या अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं सीरीज को। सो 71 इंटू 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 71 इंटू 3 माइनस 4, ये आपका होना चाहिए सीरीज में 209, 209 होना चाहिए। यहां पे 283 दिया है, तो मे बी ये रॉन्ग हो सकता है क्योंकि हमें रॉन्ग निकालना है। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आपका 209 है, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगले टर्म के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर माइनस 3 करना होगा, तो 209 टर्म आता 209 इंटू 2 माइनस 3, तो ये होगा आपका 418 माइनस 3 यानी कि 415। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगला टर्म देख लेते हैं। अगला टर्म इसके बाद 415 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से माइनस 1 माइनस 2, तो 413 करेक्ट आ रहा है ये।
तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहां पे 209 होना चाहिए था। तो पूछा गया है फाइंड द रॉन्ग वन इन द सीरीज, सो सी इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A statement followed by conclusion 1 and conclusion 2 is given. You have to take a statement to be true if it seems to be at variance from the commonly used fact. आपने ये पढ़ा होगा, स्टेटमेंट के बेस पे एक कंक्लूजन दिए रहते हैं और आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सम कैट्स आर अलमीराज, सम अलमीराज आर चेयर्स एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो सबसे पहले सम कैट्स आर अलमीराज, तो ये कैट का सेट हुआ, और कुछ कैट्स अलमीराज है, सारे का सारा नहीं, तो कुछ कैट अलमीरा है। तो अलग कलर से मैं इसको थोड़ा दिखाता हूं। ये इंटरसेक्शन होगा, कंप्लीट इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो ये अलमीरा का हो गया। उसके बाद बोला गया सम अलमीराज आर चेयर्स, कुछ अलमीरा चेयर हैं, और वो कुछ में से कैट्स भी हो सकते हैं। कुछ कैट्स वाले अलमीरा भी चेयर हो सकते हैं और नहीं वाले भी हो सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन कुछ यहां पे ऐसे होना चाहिए। इधर इंटरसेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो सम में कैट्स वाला भी हो सकता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है, कुछ ऐसा लिखा नहीं है। तो सम अलमीराज आर चेयर्स, तो ये चेयर्स हो गया। और बोला गया है ऑल चेयर्स आर टेबल, ये जितने भी चेयर हैं वो सारे टेबल हैं, यानी कि ये टेबल का सेट होगा जो कि चेयर को पूरी तरीके से इंक्लूड करेगा, चेयर को पूरी तरीके से इंक्लूड करेगा, ये टेबल होगा। सो यहां पे क्या है, कंक्लूजन क्या है? सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स। ऑब्वियसली अगर चेयर्स टेबल हैं तो कुछ टेबल चेयर हो अलमीरा हो सकते हैं। यहां पे देखिए टेबल और अलमीरा का इंटरसेक्शन है, तो कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। Some cats may not be chair. Some cats may not be chair. Some cats may not be anything. यहाँ पे they may only be cats. तो ये हो सकता है बिल्कुल। कंक्लूजन 2 भी सही है, may लिखा है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दोनों कंक्लूजन सही है, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर करेक्ट, एंड सी इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ बैंक एम्प्लॉइज ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर। सी ड्राइव्स नाउ 28 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। 1.4 को रूट 2 का वैल्यू 1.4 लेना है आपको, ठीक है। यानी 28 किलोमीटर को आप लिख सकते हो, 28 किलोमीटर को आप लिख सकते हो 20√2 किलोमीटर रिक्वायरमेंट पे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस? तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से इसका डायग्राम बनाया जाए। तो एज पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बैंक एम्प्लॉय है जो 10 किलोमीटर साउथ चलता है, 10 किलोमीटर साउथ, दिस इज 10 किलोमीटर साउथ। उसके बाद ये लेफ्ट मुड़ जाता है एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। इसका लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट, ये देखिए अगर साउथ को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो इसका लेफ्ट इधर की ओर होगा, ठीक है। आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो इसका लेफ्ट इधर की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये 20 किलोमीटर, सो साउथ 10 किलोमीटर एंड देन 20 किलोमीटर। और फिर बोला गया है 28 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब 28 मतलब कि 20√2, 20√2 का मतलब हुआ 20 और 20 का अगर देखा जाए तो 20 और ये 20 पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा, अगर दो साइड 20 होते हैं तो ये 20√2 होता है और ये एंगल 45 डिग्री होता है। जब नॉर्थ ईस्ट बोला गया है तो नॉर्थ वेस्ट बोला गया, सॉरी, तो एंगल एग्जैक्टली 45 डिग्री का होना जरूरी है, और ये दोनों साइड बराबर होंगे तभी एंगल 45 डिग्री होगा। तो एग्जैक्टली 45 डिग्री बिकॉज नॉर्थ वेस्ट बोला गया। अगर अलग एंगल बोलना होता
तो बोला जाता है 60 किलोमीटर, सॉरी 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कुछ इस तरीके से बोला जाता है। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट बोला गया है, यानी एंगल फिक्स 45 डिग्री का है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। दिस डिस्टेंस इज 20, दिस मस्ट ऑल्सो बी 20, ये भी 20 होना चाहिए। तो फाइनली ये कहां पे पहुंचता है, यहां पे पहुंचती है, सॉरी। तो इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज हियर। आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ होगा कितना, 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर। यहां पे सीधे वैल्यू पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ए। ए इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आंसर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। If a marble is drawn at random, then probability of drawing the blue marble, आप सिंपली समझ सकते हो कि ब्लू मार्बल 2 हैं, तो 2 होगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5 है, तो 2 + 3 यानी कि 2/5। इसमें से 2 कोई भी, अगर रेड मार्बल का पूछा गया होता तो ये 3/5 होता, ये ब्लू का हो गया। और अगर रेड का पूछा होता तो रेड मार्बल्स 3 है तो 3/5। सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सो आंसर इज बी, 2/5 इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रिडिक्टेड दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर। हर एक 12 साल बाद डबल हो जा रहा है साइज में। मतलब अगर पहले 500 है, तो 12 साल बाद कितना हो जा रहा है, 1000 हो जा रहा है। फिर अगले 12 साल बाद, मतलब कि 24 साल बाद कितना हो जा रहा है, 2000 हो जा रहा है। ठीक है, अगले 12 साल बाद, मतलब कि 36 ईयर्स बाद कितना हो जा रहा है, 4000 हो जा रहा है। द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ टू बी 50 शुरू में दिया गया था। चलिए 50 के हिसाब से भी देख लेते हैं। इनिशियली कितना है, 2021 में कितना है, 50 है। ठीक है, तो 12 साल बाद कितना होगा, +12 अगर हम करते हैं तो 2021 + 12, अभी कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर अगले 12 साल बाद 2021 + 24, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉरी, 100 का डबल 200 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं 2021 + 36, ये 200 का डबल यानी कि 400 हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक 12 साल बाद ये डबल होते जा रहा है। तो क्या करेंगे, डबल हो जा रहा है हर एक 12 साल बाद। क्या ये इक्वेशन सूट करता है, ये तो नहीं सूट करता है। ये तो आपका पहले 12 साल बाद कुछ और ही नंबर आ रहा है। ये क्या सूट करता है, ये भी नहीं करता है, ये दोनों गलत हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, इसमें तो पावर दे देगा 12/n। यहाँ पे डी इक्वेशन को देखिए, बहुत आसान सा है, डी इज द आंसर। n/12 यानी n इज द नंबर ऑफ ईयर। अगर 24 साल बोला गया तो ये कितना हो जाएगा, 24/12 यानी कि 2, तो 15 × 4 हो जाएगा, यानी कि 200 होना चाहिए। देखिए हो रहा है। अगर 36 ईयर्स बाद बोला गया तो यहाँ पे n को 3 पुट कीजिए, तो 3/12 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, तो 50 × 8 400 हो रहा है। दिस सेटिस्फाई योर आंसर। सो इसका आंसर जाता है डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इन ए रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड 4 प्लेस टुवर्ड्स राइट, शी बिकम 12th फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट वाज हर इनिशियल पोजीशन। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो 21 गर्ल्स हैं टोटल। 21 गर्ल्स में मोनिका का एक पोजीशन था, लेकिन अगर हम उसे ये आपका लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, मोनिका का एक पोजीशन था, और अगर उस पोजीशन से हम 4 टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं, मतलब ये इनिशियल पोजीशन होगा मोनिका का, इनिशियल पोजीशन ये होगा। और यहां से अगर हम 4 बार राइट शिफ्ट करते हैं, सी मोनिका वाज शिफ्टेड 4 प्लेस टुवर्ड्स राइट, सी बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड।
तो 1 2 3 और 4 यहां पे शिफ्ट किया गया, तो 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड हो जाती है ना। तो व्हाट वाज हर इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, तो अब कितना हो जा रहा है उसका पोजीशन, 12th हो जा रहा है। ठीक है, अब 12th हो जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो इनिशियल कितना होगा, ये 11th होगा, ये आपका 10th होगा, ये 9th होगा और ये आपका 8 होगा। तो इनिशियल पोजीशन लेफ्ट एंड से 8 होगा। तो बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मोनिका। ठीक है, 8 हो गया उसका, 9 10 11 और एंड सो ऑन, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। लेकिन यहां से पोजीशन काउंट करना शुरू करते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14th फ्रॉम द लेफ्ट राइट एंड एंड 7th 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 14 फ्रॉम राइट एंड एंड 8 फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड 8 फ्रॉम लेफ्ट एंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां पे आपको जहां भी सर्कल मिल रहा है, जैसे यहाँ पे नंबर 1 केवल बता रहा है यूथ, ठीक है, और यूथ और एजुकेटेड दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर 3 केवल एजुकेटेड बता रहा है इस एरिया में, लेकिन जो 2 रीजन है वो यूथ प्लस एजुकेटेड बता रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 और 7 क्या बता रहा है, एम्प्लॉयड बता रहा है, तो 4 क्या बता रहा है, 4 बता रहा है आपका यूथ एंड एम्प्लॉयड, और 5 बता रहा है यूथ एंड एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, और 6 बता रहा है यूथ एंड एजुकेटेड बट नॉट एम्प्लॉयड। तो अगर यहां से हम टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो कॉमन है, जैसे 2 है आपका, तो 2 क्या बता रहा है, यूथ एंड एजुकेटेड। आपका 4 बता रहा है यूथ एंड एम्प्लॉयड। ठीक है, आपका 6 बता रहा है एम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड, दे मे नॉट बी यूथ, एम्प्लॉयड एंड एजुकेटेड। ठीक है, और आपका 5 बता रहा है यूथ एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो सेकेंड एक तरीके से ये भी बता रहा है विथ एंड एजुकेटेड बट नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है, नॉट एम्प्लॉयड, और ये बता रहे यूथ एंड एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड। 4। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द रीजंस रिप्रेजेंटिंग यूथ हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड, आंसर 4 जाएगा। आई होप आप ये पाई चार्ट्स किस तरीके से मिलते हैं, आप ओवरलैपिंग का कंसेप्ट जानते होंगे। क्वेश्चन 15 सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन, एबी के सीरीज के क्वेश्चन में आपको एबीसी का वैल्यू पता होना चाहिए। एक बार जस्ट मैं आपको यहां पे कुछ वैल्यूज दिखा देता हूं। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो आपको याद रखना चाहिए, ई आपका 5 होता है, ये आपका 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। सो कुछ नंबर्स आपको याद होने चाहिए, जैसे मैं ऐसे याद रखता हूं, ये 5 10 15 20 25। सो इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हो बनाकर। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए बी डी डी जी के, ए बी डी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर अगर देखते हैं ए बी डी और डी जी के में, ए बी डी, अगला है आपका डी जी के, अगला है आपका एच एम एस,
नेक्स्ट है आपका MTB। तो अगर मैं नंबर देना शुरू करता हूं इस पे, तो क्या नंबर जाएगा देखिएगा यहाँ पे। A आपका 1 है, B 2 है और D आपका 4 है। 4, G आपका 7 हो गया और K आपका 11 हो गया। उसके बाद H अगर देखते हैं तो H आपका 6 7 8 हो गया। M आपका 11 12 13 हो गया और S आपका 19 हो गया। MTB अगर देखते हैं तो M आपका 13 हो गया, 13 हो गया, T आपका 20 हो गया और B आपका, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो B वैसे तो 2 हुआ आपका, लेकिन 26 के बाद हम आगे जा रहे हैं तो 28 हो गया। तो अगर आप देखते हो तो किस तरीके से ये 1 के बाद 4 3 नंबर बढ़ा है, ये 5 बढ़ा है और ये आपका 7 बढ़ा है। सो ये 3 5 एंड 7, 3 5 एंड 7 बढ़ा है। अगला देखते हैं तो 4 4 6, फिर ये 8, यस 4 6 एंड 8 बढ़ा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस देख रहे हो क्या क्या बढ़ रहा है। पहला 1 2 4 है, अगला 4 7 11, मतलब 3 5 7 बढ़ा है। ये फिर 4 6 8 बढ़ा है। अगला क्या बढ़ना चाहिए, अगला बढ़ना चाहिए 5, बिल्कुल 5 7 11, तो 5 7 11 बढ़ रहा है। 13 के बाद बिल्कुल 5 7 और 11 बढ़ रहा है। तो इसके बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, इसके SBL हमने देख लिया। SBL, SBL के बाद SBL का अगर डिजिट रखते हैं तो SBL का डिजिट क्या जाएगा, S का 19 जाएगा, ठीक है, ये 6 बढ़ा है, ठीक है। B का क्या जाएगा, B का 28 जाएगा और फिर L का आगे बढ़ते हैं, L का 26 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 26 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो अगर आप ये देखो तो ये आपका 6 8 और 10 बढ़ा है, 6 8 और 10 बढ़ा है। सो ये 10 बढ़ा है। तो इस तरीके से डिजिट्स बढ़ रहे हैं। तो अब 6 8 और 10 हो गया, यानी अगला 7, तो 19 प्लस 7, 90 प्लस 7 इज 26, यानी अगला डिजिट जेड होना चाहिए। उसके बाद ये वाला कितना बढ़ेगा, 28 प्लस, ये 7 बढ़ा है तो अगला 9 बढ़ना चाहिए, 28 प्लस 9, 28 प्लस 9 और अगला 38 प्लस 11, 28 प्लस 9 हो जाएगा आपका 37, 37 यानी कि 11th डिजिट, 11th डिजिट यानी कि के, सो जेड के, और 11 38 प्लस 11 यानी कि ये 49 हो जाएगा, 49 यानी कि 26 प्लस 13 26 प्लस 23, तो ये डब्लू हो जाएगा। सो ऑप्शन में जेड के डब्लू जो पैरामीटर है दैट शुड बी योर आंसर, जेड के डब्ल्यू यानी कि ए इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 8 O इज व्हाट परसेंट मोर देन द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4:15। अब देखिए 8 O क्लॉक पे कितना एंगल है, ये 8 O क्लॉक पे क्या एंगल है, मैंने क्लॉक पढ़ा रखा है आपको, हर एक 5 डिग्री का मतलब बताया है, 5 मिनट में कितना आवर हैंड मूव करता है, मिनट हैंड कितना मूव करता है ये पता है। जैसे 360 डिग्री मैंने आपको बताया है, 360 डिग्री को 12 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो एक कितना होता है, 30 डिग्री होता है। 8 ओ क्लॉक में सिंपली ये 12 पे होगा और ये 8 पे होगा, यहाँ पे बीच में 9 होगा, 10 होगा, 9 मतलब 30 डिग्री, 10 मतलब 30 डिग्री प्लस 11 मतलब और 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री।
और अगर हम 4:15 की बात करते हैं तो 4:15 मतलब कि ये तो आपका 8 o'clock हो गया। 4:15 की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। आवर हैंड आपका 4 पे नहीं होगा, 4 से थोड़ा सा आगे होगा। अब आप देखिए कि 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करता है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर देखा जाए तो 1 आवर में यानी कि 60 मिनट में आवर हैंड 30 डिग्री मूव करता है, तो 1 मिनट में आवर हैंड क्लॉक वाले में ये क्लियर बताया हुआ है 0.5 डिग्री मूव करेगा। तो 4:15 में आवर हैंड ऑलरेडी ये 4 से थोड़ा सा आगे होगा। कितना आगे होगा? 15 इंटू हाफ, यानी कि 7.5 डिग्री आगे होगा। और ये एंगल 30 हो गया ऑलरेडी, तो ये इस केस में कितना होगा थीटा? ये 30 डिग्री हो गया। तो एंगल कितना होगा? इसे θ1 कह लेते हैं, इसे θ2 कह लेते हैं। तो θ2 हो जाएगा आपका 30 डिग्री प्लस 7.5। इसको डिटेल के लिए आप क्लॉक के प्रॉब्लम्स बताए हैं वो देख सकते हो आप। 37.5 डिग्री, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर सेकंड टर्म। अब पूछा गया है कि कितना परसेंट ज्यादा होगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस 120 डिग्री और 37.5, दोनों का द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 8 O इज व्हाट परसेंट मोर देन डिफरेंस पूछा गया है। अगर देखा जाए तो 37.5 आ रहा है, ये 4.25 में 4:15 में कितना आ रहा है? 37.5 आ रहा है। तो 37.5 का डबल कितना होगा? डबल हो जाएगा, ये डबल से भी ज्यादा आ रहा है। सो यहाँ पे ये आएगा आपका 120 माइनस 37.5 बाई 37.5। सो दैट विल बी समथिंग लाइक 82.5 बाई 37.5। परसेंटेज में देख रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो आपका 200 से ज्यादा जाएगा इंटू 100%। सो ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, दैट विल बी आंसर। परसेंटेज में कितना ज्यादा होगा, कुछ एरर है ऑप्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कैलेंडर एंड क्लॉक्स के लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज आई थिंक इसका आंसर सी जाएगा। सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर रखा है, बट एक बार मैं डिस्कस भी कर लेता हूं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कैलेंडर एंड क्लॉक्स में मैंने बताया था कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इफ इन ए पर्टिकुलर नॉन लीप ईयर जून मंथ हैज 5 मंडे, दैट ईयर मस्ट हैव स्टार्टेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑड डे का कंसेप्ट है, जैसे अगर 5 मंडे की बात कर रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जाएंगे। 8 से फिर 14 होगा ये, ठीक है, और ये फिर 15 से 21 होगा, एंड ये फिर 22 से 28 होगा, और यहां पे रहेगा 29 और 30। तो अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि जून में 5 मंडे हो तो या तो मंडे 29 को होना पड़ेगा या तो 30 को मंडे होना पड़ेगा। अगर 30 मंडे होता है, अगर 30 मंडे होता है, यहां से संडे स्टार्ट होता है, ये मंडे होता है, अगर 30 मंडे होता है तो आपका 29 संडे होगा, 29 संडे होगा, और 29 अगर संडे होगा तो 1 तारीख भी संडे होगा, जो 29 होगा वही आपका 1 होगा, तो 1 भी आपका संडे होगा। सो 1 जून संडे है, 1 जून संडे है, तो 1 जनवरी कौन सा डेट होगा? तो सिंपली जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप फर्स्ट वाले को काउंट करते हो तो लास्ट वाले को नहीं काउंट करना होगा ऑड डे कैलकुलेशन के लिए, और अगर फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करते हो तो लास्ट वाले को काउंट करना होगा। इन जनरल मैं चलता था कि फर्स्ट वाले को नहीं काउंट करूंगा, मतलब 1 जैन को नहीं काउंट करूंगा, जैन में 30 डेज दूंगा, 1 जैन को एक्सक्लूड करके, क्योंकि 1 जैन बताना है कि क्या है, 1 जनवरी क्या है, तो उसको एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे और 1 जून को काउंट करेंगे। तो जैन में 30, फेब में 28 क्योंकि नॉन लीप ईयर है, और मार्च में आपका हो जाएगा
31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून का 1। तो अगर ऑड डे की बात करते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑड डे होगा, यहाँ पे 0 ऑड डे होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 1 होगा। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 3 5 2 7 3 10 11 ऑड डे टोटल हो गया। उसको फिर से अगर 7 से बड़ा होता है तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 11/7 ऑड डे, यानी कि टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे, 4 ऑड डे हो जाएंगे। तो 1 जैन से 1 जून तक 4 ऑड डे है। मतलब अगर हमें 1 जैन पता होता और 1 जून की तरफ बढ़ना होता तो 4 ऑड डे ऐड कर देते, लेकिन हमें 1 जून पता है और 1 जनवरी की तरफ जाना है तो 4 पीछे जाएंगे। मतलब 1 जून हमारा संडे है तो आपका 4 पीछे जाएंगे, तो संडे के 4 पीछे सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे। तो एक आपका वेडनेसडे होगा, 1 तारीख वेडनेसडे होगा। अगर 30 मंडे है तो एक आपका वेडनेसडे होगा। और अगर 29 मंडे हुआ तो आपका आंसर जाएगा वेडनेसडे और थर्सडे। सो सी विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक देख रखा है, ये भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है इसमें। पाइप P can fill a tank in 45 minutes while pipe Q can empty the same tank in 60 minutes. Both pipes are open at 10 a.m. when the tank was 3/4 filled with water. 20 minutes thereafter, pipe P was replaced by a pipe whose efficiency was double than that of pipe P. When will tank get filled? ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं 45 और 60 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 45 और 60 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 180। तो 180 यूनिट ले लेते हैं, 180 यूनिट ले लेते हैं टैंक का वॉल्यूम, और ऑलरेडी 3/4 फिल है। तो बचा कितना है इसमें बोला है टैंक वाज 3/4 फिल, तो बचा है 1/4 ऑफ 180। 1/4 ऑफ 180 हो जाएगा आपका, यूनिट ले लेते हैं, 1/4 ऑफ 180 यूनिट 45 यूनिट। तो बस 45 यूनिट एम्प्टी है जो भरना है दोनों को मिलकर। अब अगर देखते हैं तो टैंक 1 जो है वो 45 मिनट में 180 यूनिट भरेगा। तो 1 मिनट में कितना यूनिट भरेगा, ये अगर आप 45 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 यूनिट पर मिनट, और इसका जाएगा 3 यूनिट पर मिनट। बट ये एम्प्टी कर रहा है, क्यों एम्प्टी कर रहा है, तो -3 कर देंगे। 10 बजे दोनों पाइप को ओपन करते हैं, तो दोनों पाइप को जब हम ओपन करते हैं, ये P है और ये Q है। 10 बजे हम दोनों पाइप को जब ओपन करते हैं तो P + Q यानी कि 1 यूनिट जा रहा होगा, 1 यूनिट पर मिनट, 1 यूनिट पर मिनट जा रहा होगा, और ऐसा हुआ होगा 20 मिनट्स तक। तो 20 मिनट्स तक आपने 20 यूनिट भरा होगा। तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, कितना यूनिट रह गया होगा। देखिए ऑलरेडी केवल 45 यूनिट हमें भरना था, तो अब बच गया आपका 25 यूनिट बच गया। अब उसके बाद आप क्या करते हो कि पाइप P की जगह एक नया पाइप लाते हो। ये जो नया पाइप ला रहे हो P1, इसकी एफिशिएंसी डबल है, यानी कि 8 यूनिट पर मिनट दे रहा है। तो P1 + Q दोनों मिलकर कितना दे रहे होंगे, 8 - 3 = 5 यूनिट पर मिनट, 5 यूनिट पर मिनट, और हमें चाहिए केवल अब 25 यूनिट। तो 5 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, 20 + 5 टोटल 25 मिनट्स, यानी 10:25 पे ये हमारा काम हो जाएगा। सो ए इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। 7 गर्ल्स G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सेम ऑर्डर में नहीं है। G5 एंड में है, G1 इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ G5। तो देखिए वैसे तो लग रहा है G5 इधर भी एंड में हो सकता है, इधर भी एंड में हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें बोला गया है कि इससे 5 डिस्टेंस पीछे लेफ्ट में। तो अगर यहाँ पे होता तो इधर 5 डिस्टेंस नहीं जा सकते, बिकॉज एंड बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली यही एंड है।
तो G5 यहाँ पे होगा और is 1 at the ends. G1 is fifth to the left of G5. तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप और फिफ्थ यहाँ पे G1 है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. G2 is not an immediate neighbor of G1 और G5. G2 इन दोनों का immediate neighbor नहीं है, मतलब G2 यहां भी नहीं हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता है. G2 इन दोनों यहां भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और यहां भी नहीं हो सकता G2, और यहां भी नहीं हो सकता. सो G2 का केवल 2 पोजीशन बना है, ये और ये, इन दोनों में से कहीं जाएगा. G3 is third to the left of G2. G3 जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G2 है, यानी 1 अगर यहाँ पे आता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो G1 आ जाएगा. सो ये यहाँ पे ही आएगा G2 डेफिनेटली, और यहाँ पे G3 आ जाएगा. 1 2 3. अब हमारे पास क्या बचा? G3 is third to the left of G2. Only G4 is sitting between G1 and G2. G4 यहाँ पे है. और क्या बोला गया है? Only 2 girls are sitting between G4 and G6. G4 और G6 के बीच में केवल 2, यानी G6 यहाँ पे आ गया. तो बचा कौन? G1, G2, G3, G4, G5 बचा. G6, G7. सो G7 यहाँ पे आ गया. अब पूछा गया हु इज सिटिंग फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड. लेफ्ट एंड से फिफ्थ कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. G6 इज द आंसर. So next question है, if 10th May 1857 was Sunday, then what day of week will be 20 September 1961? अब देखिए ये तो 100 ईयर से ज्यादा का डिफरेंस है, और हमें पता है 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज आते हैं. ये हमने पढ़ा है कैलेंडर में, 5 ऑड डे आते हैं. तो अगर 10th में 1857, 10th में 1857 संडे है, तो 10th में 1957 ये आपका 5 दिन आगे होगा, 5 ऑड डे आगे होगा. तो अगर 5 ऑड डे आगे होगा तो इसे हम कह सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. फ्राइडे होगा ये. 5 ऑड डेज आगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5th ऑड डे. ठीक है. तो संडे अगर आपका एक ऑड डे होता तो मंडे होता, 2 होता तो ट्यूसडे होता, इस तरीके से 3 होता तो वेडनेसडे, 4 होता तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे. अब पूछा गया, अब आपके पास 1957 आ गया, फ्राइडे है. सितंबर 1961 के लिए तो हमें 10th में 1961 तक मूव करते हैं. पहले 10th में 1961 तक मूव करते हैं, फिर सितंबर तक मूव करेंगे. अब देखिए 1957 है आपके पास, तो 1957 से 58, अगर 58 की बात करते हैं, 58, 59, 60 एंड देन 61. तो अगर देखते हैं तो आपको पता होगा 365 डेज में 1 ऑड डे होता है. 365 की जब हम बात करते हैं, क्योंकि 365 डेज को अगर 7 से आप डिवाइड करते हो तो 1 एलसीएम आता है. सो 1 ऑड डे, 1 ऑड डे, ये लीप ईयर है तो इसमें 2 ऑड डे होगा और यहाँ पे 1 ऑड डे हो गया. तो ये टोटल 5 ऑड डे हो गए. तो यहाँ पे 5 ऑड डे और आ गए, तो इसमें 5 और आगे चल जाइए. सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया. तो ये आपका वेडनेसडे हो गया 10th में 1961. अब 10th में 1961 से हमें मूव करना है 20 सितंबर. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो इसमें मई में कितने दिन है? 10th को एक्सक्लूड करके काउंट करना होगा. मई 31 डेज का होता तो 20, जून में आपका 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 20. अगर पहले वाले को एक्सक्लूड किया है तो लास्ट वाले को इंक्लूड करना होगा. यहाँ पे कितना ऑड डे हो गया? 6. यहाँ पे आपका 2, 3, 3 और 6 यहाँ पे भी. अगर टोटल काउंट करते हैं तो 12 to 14, 3 17, 3 21, 21 और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 ऑड डे. तो फिर से 6 हमें आगे जाना होगा तो ट्यूसडे आएगा 6 अगर आगे जाते हैं. तो ट्यूसडे इज योर आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस ओनली 111. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर?
अगर किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ 1 आना चाहिए। तो पहले समझिएगा, अगर आप 7 लास्ट में 1 चाहिए तो आपका जो लास्ट नंबर है वो 3 होना चाहिए, बिकॉज 3 इंटू 7 इज 21। 3 इंटू 7 इज 21। एक ही ऑप्शन है जहां से 1 आ सकता है, दैट इज 3। तो इस चारों में 3 दिया तो कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। अब अगला क्या होना चाहिए, अगला 9 आना चाहिए, बिकॉज 21 आता है तो 2 कैरी करेगा, 9 प्लस 2 आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 किस में आता है, 7 7 जो है वो 49 होता है, तो वहीं पे 9 आता है 7 जब 7 से मल्टीप्लाई होता है। यानी इसके पहले वाले डिजिट, फिर पहला तो 3 होना चाहिए और उसके पहले वाला डेफिनेटली 7 होना चाहिए। तो ऐसा केवल एक ऑप्शन में है, डी में है। सो दैट इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ ए जॉब इन 21 डेज, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाई 80%। 7/8 को वो कितने दिनों में करता है, 7/8 को वो करता है 21 डेज में। 7/8 ऑफ वर्क 21 डेज में, तो कंप्लीट वर्क को कितने दिनों में करेगा, 24 डेज में। 24 डेज में वो वर्क को करेगा। और वर्क को अगर मान लेते हैं, हाउ मेनी डेज विल टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाई 50%। अगर वर्क को फर्दर इंक्रीज कर दे, टोटल नंबर ऑफ डेज 24 डेज चाहिए, उसने 7/8 को 21 डेज में कंप्लीट कर दिया, एक्स्ट्रा पूछा गया, एक्स्ट्रा कितना ले देगा, तो 21 के बाद तो 3 डेज चाहिए, जो बचा हुआ वर्क है उसी को करने के लिए 3 डेज चाहिए, क्योंकि 24 डेज में वर्क फिनिश होगा। तो यहाँ पे वर्क कंप्लीट होता है, लेकिन 50% वर्क और बढ़ा दिया गया। वर्क को पूरा करने में 24 दिन लगता है, तो 50% और पूरा करने में 12 डेज लगेगा। तो टोटल कितना होगा, 12 प्लस 13 यानी कि 15 डेज। डी इज योर आंसर। सो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, answer the question based on the figure given below in which rectangle represents male। rectangle मतलब मेल, ये अगर हम लोग रेड पेंसिल्स पे लिख लेते हैं, ये मेल हो गया। सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्बन, ये अर्बन हो गया। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द एजुकेटेड, ये एजुकेटेड हो गया। और ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द सिविल सर्वेंट, तो ये सिविल सर्वेंट हो गया। अब इसमें से क्वेश्चंस में से हम देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। सो पहला क्वेश्चन है, द नंबर इंडिकेटिंग एजुकेटेड अर्बन मेल्स हु आर नॉट सिविल सर्वेंट, मतलब सिविल सर्वेंट नहीं होना चाहिए, यानी ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, बट ही शुड बी अर्बन, ही शुड बी एजुकेटेड एंड मेल। तो मेल आपका होना चाहिए, यानी कि वो अर्बन मेल यानी कि 5 जाएगा, 9 जाएगा, बट अर्बन मेल 5 9 होगा, 8 भी होगा। ये सारे अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि अर्बन मेल कौन कौन सा है, इसमें अर्बन है और मेल है, तो जो आपका सर्कल और रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन है, यानी कि 5 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरीके से। बट यहाँ पे पूछा गया है कि अर्बन हो, मेल हो, अर्बन हो, मेल हो और एजुकेटेड हो, बट सिविल सर्वेंट नहीं हो। तो अर्बन, मेल, एजुकेटेड, ये 3 चीजें, सिविल सर्वेंट नहीं होना चाहिए। तो अर्बन मेल आपका हो जाएगा 9 अगर आप देखते हैं तो तीनों के इंटरसेक्शन में आता है, तो ये 9 जो है वो आपका अर्बन है, मेल है रेक्टेंगल के अंदर है, और एजुकेटेड है क्योंकि स्क्वायर के अंदर है। तो अर्बन, मेल, एजुकेटेड 9 हो गया। क्या एक ही नंबर है ऑप्शन में, 9, बिल्कुल। सो सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, द नंबर इंडिकेटिंग एजुकेटेड सिविल सर्वेंट हु आर मेल्स बट नॉट अर्बन। मेल है, एजुकेटेड है, सिविल सर्वेंट है, बट अर्बन नहीं है। तो अर्बन नहीं होना चाहिए, सिविल सर्वेंट होना चाहिए, और मेल होना चाहिए। सो 1 तो नहीं होगा, 1 बाहर हो गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो नंबर 10, अगर आप 10 को देखते हो, 10 को, तो 10 आपका स्क्वायर के अंदर आता है यानी कि एजुकेटेड है, रेक्टेंगल के अंदर आता है यानी कि मेल है, और ट्रायंगल के अंदर आता है यानी कि सिविल सर्वेंट है। सो सिविल सर्वेंट, मेल और एजुकेटेड, 10 इज योर आंसर। द नंबर इंडिकेटिंग द एजुकेटेड मेल्स हु आर अर्बन सिविल सर्वेंट, एजुकेटेड है, मेल है, अर्बन है और सिविल सर्वेंट है, सारा चीज। ठीक है, तो अगर यहां पे देखते हैं,
सो ही शुड बी अ मेल एजुकेटेड। ये नंबर 8 अगर हम देखते हैं, 8 को देखिएगा तो 8 ट्रायंगल के अंदर है यानी कि सिविल सर्वेंट है, स्क्वायर के अंदर है यानी कि एजुकेटेड है, रेक्टेंगल के अंदर है यानी कि मेल है, और सर्कल के अंदर है यानी कि अर्बन है। तो सारे चीज का इंटरसेक्शन 8 है, यानी अर्बन, एजुकेटेड, मेल, सिविल सर्वेंट। सो 8 इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं तो 7 पीपल हैं, JKLMNOP are standing in a queue facing north but not necessarily in same order. L sits from one of the extreme ends in the row. Number of people to the left and M of M is the same as number of people to the right of M. मतलब कि M exactly middle में है, ठीक है। इसके लेफ्ट में पीपल जो है वो सेम है जितना कि राइट में है। इसके अलावा बोला गया है कि L सीट सेकेंड फ्रॉम, L सेकेंड लास्ट है, तो L यहां भी हो सकता है, या अगर एक केस लेते हैं तो उसमें, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि किस में सेकेंड स्टेम, तो L यहां भी हो सकता है, तो ये दोनों चलेगा। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पीपल टू द लेफ्ट ऑफ M इज, ये तो मिडिल है M, यानी कि N सिस्ट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ O। N O से फोर्थ पोजीशन पे है, मतलब कि अगर O यहां पे है तो N यहां पे होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और अगर जस्ट अ मिनट, जी वाले क्वेश्चंस में क्या ऑर्डर हमने सही लिया था? यस राइट, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर O यहां पे है तो N यहां पे होगा, और भी केस बन सकता है कि O यहां पे है, N यहां पे होगा। तो ये दोनों के एक केस और बनेंगे सेम सेट्स में O और N की वजह से। O को यहां पे डालते हैं, N यहां पे होगा, L यहां पे है, O को यहां पे डालते हैं, N यहां पे होगा। तो इस तरीके से 4 केसेस बन गया। अब अगर देखते हैं इसमें और क्या है, K सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ P। K जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ P में बैठता है, मतलब P और K, P यहां पे है और K यहां पे, इस तरीके से PK का ऑर्डर जाएगा। तो PK यहां हो सकता है इस तरीके से, यहां पे PK हो सकता है, यहां पे PK हो सकता है, मतलब ये दोनों पेयर में जाएंगे, और यहां पे PK हो सकता है। आगे क्या बताया गया है, नाइदर P नॉर J सिट्स इट एन एन इन। अच्छा, बचा हमारा J, तो J को भी हम फिक्स कर देते हैं, J बचा, हर जगह J को डाल देते हैं, ये हो गया। अब क्या बोला गया है इसमें, नाइदर P नॉर J सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स। P और J एक्सट्रीमेंट्स पे नहीं होते, इसमें J आपका एक्सट्रीमेंट पे है तो इसको काटेंगे, ये नहीं होगा हमारा, इसमें नहीं है, ये हो सकता है नाइदर P नॉर J, ठीक है। इसमें P है तो ये काट देंगे हम लोग, और इसमें भी J है तो ये काट देंगे। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, जो कि सारी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर इसमें देखते हैं क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ पर्सन। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ पर्सन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। Who among the following sits second to the right of fourth person? First, second, third, fourth. This is the fourth person. और इसका सेकंड कौन होगा? सो सेकंड इसका P होगा।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू जे, पी का पोजीशन जे के रिस्पेक्ट में क्या है, पी का पोजीशन जे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड है, थर्ड टू द राइट, this is right and third to the right. If all are placed in alphabetical order from right to left, then who is the third? If all are placed in alphabetical order from right to left, then who is the third to the right of the second person from the left end of the row? So इसी तरीके से आप अरेंजमेंट करके इसको देख सकते हैं, सारे इसमें बस अरेंजमेंट का है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बन जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, ऑलरेडी कुछ टाइम काफी ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। A cube has 6 numbers marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on its faces. 3 views of the cube are shown below. 3 व्यू दिखाया हुआ है। What possible number can exist on the 2 faces marked A and B? अब देखिए यहां से ये क्लियर होगा आपका कि 6 का अपोजिट 1 और 6, 4 का अपोजिट 1 और 6 है। 5 अगर हम देखते हैं तो 5 का अपोजिट 5 के साथ 3 और 6 है, तो 3 और 6 आंसर में नहीं जाएंगे, मतलब ये नहीं जाएगा, ये 5 के साथ, सॉरी 5 के साथ आपका 3 है और 6 है एडजेसेंट फेस। व्हाट पॉसिबल नंबर कैन बी ऑन ए एंड बी, तो ए और बी में कौन सा पॉसिबल नंबर हो सकता है। अगर हम इसको देखते हैं, अगर इसमें अरेंज करते हैं तो जैसा कि क्यूब मैंने आपको बताया है कि आप 2 कॉमन फेस को ले लीजिए, जैसे 1 को हमने ले लिया तो 1 4 6 लिख दिया और यहाँ पे 1 3 2, इस तरीके से इस ऑर्डर में जाकर, क्यूब डैश एंड क्यूब में बताया था क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाइए, तो 4 का अपोजिट 3 हो गया, 6 का अपोजिट 2 हो गया। इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें कॉमन 3 है, तो 3 2 1 क्लॉकवाइज ऑर्डर में, और इधर 3 6 5, 3 6 और 5, तो 5 का अपोजिट 1 है, तो 1 कहीं भी आंसर में नहीं आना चाहिए। सो दिस 3 कैन नॉट बी आंसर, सो ए इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये सीरीज का है, सीरीज के क्वेश्चन हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। अब जैसे इसमें आपको डिजिट देखना है, वाई डब्ल्यू कौन सा डिजिट है, टी एक्स कौन सा डिजिट है, तो वाई जैसा कि आप जानते हो 25 होता है और डब्ल्यू आपका 23 होता है। उसी तरीके से अगर हम टी की बात करते हैं तो एक जगह मैंने आपको एबीसीडी लिखवा रखा था पूरा ऑर्डर, ठीक है, अगर ऑर्डर याद रखना है तो ये देखिए यहाँ पे लिखवा रखा है, टी आपका 20 हो गया। आपको इस तरीके से इजोटी ऑर्डर भी याद रख सकते हो, तो ये आपको पूरा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाता है। इसमें अगर हम देखते हैं सीरीज में, बट यस सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप इसे कर सको। 24 25 23, अगर टी एक्स को देखते हैं तो टी 20 हो गया, एक्स आपका 24 हो गया, सो ये इन दोनों का सम 48 बन रहा है, इन दोनों का सम 44 बन रहा है। अगर अगला का सम 40 आता है तो इसका मतलब फिर इसी ऑर्डर में हमें जाना होगा। तो Q और W है, तो अब देखते हो ये याद रखो, इजोटी 5 10 15 20 25, ठीक है। सो P Q M N O के बाद O P Q R, तो Q आपका क्या हो गया, Q 17 हो गया, और इसके साथ क्या है W है, तो W का तो हमने देख ही लिया था अभी, W आपका 23 था, तो 17 + 23 यस एग्जैक्टली 40 आ रहा है जैसा कि हमें लग रहा था, तो ये आपका 40 हो गया। तो 4 का डिफरेंस है, तो अगला आपका क्या होगा, ये आपका 44 48 40, तो अगला आपका 36 होगा, उसके बाद वाला आपका 32 होगा, 36 32 और इसके बाद वाले का सम 28 होना चाहिए, मतलब 2 ऐसे डिजिट जिसका सम 28 होना चाहिए। तो अगर मैं W और K को देखता हूं तो K आपका 11 हो गया IJK और W आपका 23 हो गया, सो ये तो ज़्यादा हो गया, यानी ये आंसर नहीं जाएगा। Z और A को देखता हूं तो Z इज 26, ये 27 हो रहा है, 28 चाहिए था हमें, ठीक है। G U और VN में देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं G U की, तो G आपका EFG 7 हो गया और U आपका ST U 21 हो गया, सो दिस इज 28, B इज योर आंसर। G आपका 7 होगा, EFG G इज 7, और अगर हम बात करते हैं U का तो ST U आपका 21 हो गया, सो B इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका, इन यूनिवर्सिटी इलेक्शन देयर आर 2075 वोटर्स आउट ऑफ विच 40% are female voters. If a candidate gets 60% of female votes and 40% of the male votes, then find out how many votes did the candidate get. अब देखिए टोटल वोटर कितने हैं, 2075, इसमें से 40% फीमेल हैं। तो अगर सिर्फ फीमेल का नंबर निकालते हैं तो 0.4 ऑफ 2075 ये हो जाएगा आपका 4/100 इंटू 2075। सो ये आ जाएगा आपका 207 रिमाइंडर है इसका, और ये आपका जाएगा 803। अगर हम इसे 803 इज द करेक्ट आंसर। अगर 4 से देखते तो 25 टाइम्स में जाएगा, 40% है, सॉरी 830, ठीक है, 40% है ये। तो 40/100 ये 25 टाइम्स में जाएगा और इधर 10 रह जाएगा, तो 83 टाइम्स में 2075 जाएगा, 830 इज द आंसर। सो 830 यानी मतलब कि फीमेल वोटर्स जो है वो 830 है टोटल, और मेल वोटर्स कितने हैं, मेल वोटर्स हो जाएंगे आपके 2075 माइनस 830, 1245। अब बोला गया है कि अगर 60% ऑफ फीमेल वोट्स, तो 60% ऑफ फीमेल वोट्स यानी कि 60/100 इंटू 830 और प्लस 40% ऑफ द मेल वोट 40/100 इंटू 1245, तो ये हो जाएगा आपका 498 प्लस 4, ये भी आपका 498 आ रहा है, तो डेट विल बी समथिंग लाइक 996, क्योंकि 60% ऑफ द फीमेल वोट्स, 60% ऑफ द 830 एंड द रिमेनिंग कितना बचता है आपके पास 1245, उसका 40%, ये दोनों 498 आ रहा है, ये जीरो हट जाएगा। सो दैट इज 996 इज द आंसर। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आसान सा। अब देखिए ये कोड लैंग्वेज है, कोड लैंग्वेज के क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि आपको अगेन डिजिट्स को देखना होगा। अब जैसे देखते हैं इवोल्यूशन है आपका, इवोल्यूशन में ई को 5 दिखाया गया है और वी को भी 5 दिखाया गया। अगर अल्फाबेट आपको ध्यान में रहता है, ठीक है, एक बार मैं से, तो V पीछे से आपका Z से 5 डिजिट होता है और E आपका फ्रंट से 5 डिजिट होता है। इधर वाले को फ्रंट से लिखा गया, इधर वाले को रियर से लिखा गया, मतलब ठीक है, यानी O को फ्रंट से लिखा गया होगा। और अगर O को फ्रंट से देखते हैं तो इजोटी अगर याद करते हैं तो ये आपका कितना हो गया, 15th हो गया। तो यहाँ पे 15th आना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली आ रहा है, मतलब कि कुछ इस तरीके से चल रहा है, फ्रंट रियर L है, तो L आपका क्या होगा, L रियर से देखेंगे हम लोग, पीछे से ABCD में, ठीक है, तो इस तरीके से डिजिट लिखा जाएगा, साथ रियर से L आपका 15th आएगा, तो फिर से 15, और फिर आपका U आपका फ्रंट से देखा जाएगा, 21 नंबर पे आता है, T के बाद U आता है, बिल्कुल 21 नंबर पे आएगा, ठीक है, और फिर आपका T आपका फ्रंट से 20 होगा, तो लेफ्ट से आपका 7 होगा, तो 7 लिखा गया उसके लिए। तो इस तरीके से पहला डिजिट फ्रंट से काउंट किया गया, दूसरा लेफ्ट से काउंट किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे मशीन को देखते हैं, मशीन को, तो M आपका फ्रंट से होना चाहिए, फ्रंट से M की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो M की वैल्यू फ्रंट से जाएगी IJKLM, सो 13, तो 13 पहला नंबर होना चाहिए, इस सब में 13 है। दूसरा नंबर A है, A को रियर से काउंट करना होगा, और अगर A को रियर से काउंट करते हैं तो वो 26 नंबर पे होगा, सॉरी 26 नंबर पे होगा, तो ये 13 और दूसरा 26 जाना चाहिए, तो B इज आंसर, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Sappan drives a car 20 miles towards north from his office. Thereafter he turns 360 degree. अगर देखा जाए तो सपन 20 माइल्स जाता है, 20 मील जाता है नॉर्थ की तरफ, और फिर वो देयर आफ्टर ही टर्न्स 7 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मतलब जिधर की ओर क्लॉक घूमता है. तो अगर 90 डिग्री टर्न करता, अगर 90 डिग्री टर्न करता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज हुआ, तो वो ईस्ट जाता. अगर फर्दर 180 डिग्री टर्न करता तो साउथ जाता. 270 डिग्री यानी कि ये वेस्ट जा रहा है, यानी कि ये वेस्ट जा रहा है. और कितना जा रहा है? 30 माइल्स. तो पहले 20 गया नॉर्थ में और फिर वेस्ट की तरफ 30 माइल्स गया है, वेस्ट की तरफ 30 माइल्स, क्योंकि 270 डिग्री से टर्न किया. 90 से टर्न करता तो ईस्ट जाता, अगले 90 से साउथ में, और अगले 90 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. उसके बाद नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहां से फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न करेगा तो नॉर्थ होगा, साउथ होगा. अगर 180 डिग्री टर्न करता है तो ईस्ट होगा. और अगर आप फिर से टर्न करते हो 270 डिग्री तो नॉर्थ ही होगा, तो नॉर्थ. और फिर कितना जाता है? 37 माइल्स. और उसके बाद ये राइट टर्न लेता है, तो राइट इधर की ओर होगा और रीचेस हिज हाउस. फाइनली टेक्स द राइट टर्न ऑफ 30 माइल्स एंड रीचेस हिज हाउस. सो अगर देखिए तो राइट टर्न 30 माइल्स का लेता है, यानी कि ये इधर ही पहुंच जाएगा. जस्ट अ मिनट. थर्टी माइल्स का, तो ये इधर ही पहुंच जाएगा. तो अगर हम देखते हैं तो ये इधर का मूवमेंट कैंसिल हो गया. फाइनली ये कैंसिल हो गया इधर का मूवमेंट. इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनली यहाँ पे आ रहा है, फाइनल पॉइंट हुआ. तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ये होगा 20 प्लस 37, यानी कि 57 इन द नॉर्थ डायरेक्शन. 57 माइल्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टॉर्मी नाइट द स्टेम ऑफ ए पाम ट्री broke at a height of 15 meter from the ground. The broke part makes an angle 30 degree with the flat surface, the original height of the tree. कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक ऑलरेडी देख रखा है. तो ये आपका ब्रेक कर रहा है और ब्रेक पार्ट जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. दिस एंगल इज 30 डिग्री. In a stormy night the stem of the palm tree broke at a height of 15 मीटर. ये 15 मीटर दे रखा है. तो आप अगर ये निकाल लो तो आपको 15 प्लस एक्स आपको आंसर मिल जाएगा. इन दोनों को रिलेट करने वाला कौन है? परपेंडिकुलर ये है और ये हाइपोटेनस है. तो इन दोनों को रिलेट करने वाला साइन है. तो साइन 30 इज इक्वल टू एक्स 15 बाई एक्स. 15 बाई एक्स साइन 30 1/2 होता है. 1/2 इज इक्वल टू 15 बाई एक्स. तो एक्स आपका कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 30. तो हाइट कितना होगा? यहाँ से टूटा है, ये भी ट्री का पार्ट है. ये ट्री था, यहाँ से टूटा हुआ, ये ट्री था, और यहां से टूटा है, ये भी ट्री का पार्ट है. तो ये पूरा जो टोटल हाइट होगा यानी कि 50 प्लस एक्स, वो ट्री का हाइट होगा. 50 प्लस एक्स यानी कि 45 मीटर. सो सी इज योर आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी डोनट्स प्लस क्यू डोनट्स माइनस आर डोनट्स मल्टीप्लाई एन एस डोनट्स डिवीजन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा. अगर देखते हैं तो 36 आर लिखा है. आर मतलब 36 डिवाइडेड आर डोनट्स मल्टीप्लाई, सॉरी 36 मल्टीप्लाई. एक एक करके चेक करना होगा आपको कि कौन सा आंसर है इसका. सो 36 इंटू आर इंटू एस, पी डोनट्स प्लस क्यू डोनट्स माइनस आर डोनट्स मल्टीप्लाई. सो आर है यानी 36 इंटू 4, फिर एस है आपका यानी कि डिवाइड है. डिवाइड कितना से है? 8 से है. फिर आपका Q है, Q मतलब कि माइनस है. माइनस कितना से है? 7 से है. और फिर आपका P है यानी कि प्लस है, 4 है. तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए बॉड मास के थ्रू अब. तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 36 यानी कि 18 माइनस 7 प्लस 4. तो 18 माइनस 7 इज 11. 11 प्लस 4 इज 15. सो इट विल बी 15 नॉट 10. सो दिस इज रॉन्ग. अगर इसको देखते हो आप 16 R 12,
तो अगेन 16 है आपका, 16 बी को देख रहे हैं हम लोग, ये ए देखा हमने, बी को देख रहे हैं 16 आर 12, आर मतलब मल्टीप्लाई 12, और उसके बाद है आपका पी, पी मतलब प्लस 49, उसके बाद है एस, एस मतलब डिवीजन 7, फिर है क्यू, क्यू मतलब आपका -9। तो अगर इसे देखते हो आप तो सबसे पहले तो ये डिवाइड करते हो तो 7 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका अराउंड 192, 192 प्लस 7 -9, सो ये 190 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 200 दे रखा है, सो दिस इज रॉन्ग। अगर आप इसको देखते हो, बेटर हम डी को देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा, सो अगर नहीं होता तो सी इज द आंसर। 8 इंटू आर है आपका, आर 8 इंटू 8, पी है आपका पी प्लस 8, एस है फिर डिवीजन हो गया 8, क्यू है मतलब कि माइनस हो गया 8। तो देखते हैं ये क्या आएगा। 8 डिवीजन 8 1 हो गया, और 8 इंटू 8 56 हो गया। सॉरी, 64 प्लस 1 -8, so this is 65 -8, that is 57, I think 57, yes, तो 57 D is the correct answer, so 35 का आंसर D है। इसमें एक छोटा सा एरर हो गया था, तो ये क्वेश्चन वैसे तो अच्छा बन रहा था, लेकिन जब मैं चेक कर रहा था तो अभी देखा मैंने क्वेश्चन देते समय छोटा सा एरर हो गया था, कहीं वैल्यू कहीं गलत लिख दिया था हमने, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हटाते हैं। 00 लिख दिया था कहीं वैल्यूज को जो सेट करना था, आई थिंक ये क्वेश्चन में कहीं गलत गया था, सो इसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन एग्जामिनेशन 62% ऑफ द स्टूडेंट फेल्स इन इंग्लिश, 42% इन मैथमेटिक्स, 20% इन बोथ द सब्जेक्ट, व्हाट इज द परसेंटेज। अगर मान लेते हैं कि 100% के क्वेश्चन में सिंपली आप 100 ले लीजिए, 100 है तो इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, इंग्लिश में फेल हुए हैं 62, मैथ्स में कितने फेल हुए हैं, मैथ्स में फेल हुए हैं 42। तो अगर देखा जाए तो ये टोटल कितने हो गए, 104 है, टोटल 100 स्टूडेंट है, 104 ही इसमें फेल है, लेकिन बोला गया है कि 20% दोनों में फेल हुए हैं, तो 20 डबल काउंटिंग हुआ है, तो इससे 20 माइनस कर दो, यानी कि ये हो गया आपका 84 स्टूडेंट जो फेल है, तो पास कितने हैं, पास है 100 - 84 यानी कि 16, सो इसीलिए 100 दिया था ताकि सीधे परसेंटेज में आंसर जाए। डी इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कल्चर इज सिविलाइजेशन इज रिटन एज, मतलब कल्चर है, इज है और सिविलाइजेशन, इसके लिए वर्ड वो यूज हुआ 759। सिविलाइजेशन आर इथिक्स, अब यहाँ पे बाकी दो वर्ड डिफरेंट है, सिविलाइजेशन कॉमन है, तो कोड क्या यूज हुआ है 369, मतलब कि सिविलाइजेशन मतलब 9, दोनों में सिविलाइजेशन कॉमन है, दोनों में 9 कॉमन है, सिविलाइजेशन मतलब कि 9, सिविलाइजेशन मतलब कि 9। अब कल्चर इज इथिक्स इज कोडेड एज, कल्चर इज इथिक्स, अब यहाँ पे देखा जाए तो कल्चर और इथिक्स दो चीजें हैं, यहाँ भी कल्चर इज है और यहाँ पे कल्चर इज है, तो 75 सिविलाइजेशन तो 9 हो गया, तो 75 यहाँ पे होना चाहिए, तो 75 यहाँ पे यानी इथिक्स का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा कल्चर का है और कौन सा इसका है ये पता नहीं, बट एथिक्स का हमारा 6 हो जाएगा, 75 दोनों में है। तो रिलीजन एंड रिलीजन ऑल्सो सिविलाइजेशन इज कोडेड एज 924, रिलीजन ऑल्सो सिविलाइजेशन, यानी कि रिलीजन को सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का तो 9 हो गया, रिलीजन और रिलीजन ऑल्सो सिविलाइजेशन, रिलीजन और इसका लिखा हुआ है 924। व्हाट इज द कोड फॉर रिलीजन इज एथिक्स, तो रिलीजन इज एथिक्स अगर हम देखते हैं तो 9 तो सिविलाइजेशन के लिए आ गया, 9 तो सिविलाइजेशन के लिए आ गया, और यहाँ पे 2 और 4 इसमें से आपका 2 और 4 रिलीजन के लिए होगा, 2 होगा या 4 होगा, 2 होगा या 4 होगा, और एथिक्स के लिए तो 6, तो 6 होना चाहिए, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, ठीक है, सो 6 तो होना चाहिए एथिक्स का,
बट इसमें मिसिंग है आपका रिलीजन इज के लिए। तो रिलीजन इज के लिए जो कोड है रिलीजन के लिए, वो या तो 2 4 में से कोई एक जाएगा, 2 4 में से कोई एक जाएगा। तो इसमें 2 4 में से कोई भी वर्ड नहीं है, तो डाटा इनसफिशिएंट यहाँ पे हम टिक करेंगे। सो ये भी एक आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसे मैं टिक कर दूंगा। अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चन हमने देख लिया, बिकॉज लेक्चर काफी लंबा जा रहा है। सो एक इसमें देखते हैं ऑड वन आउट निकालना है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये सारे इवन नंबर है। ऑड वन आउट 651 है, बट 651 ऑप्शंस में ही नहीं है। तो 651 तो फिर ऑड वन आउट नहीं होगा, काट दो, फिर ये ऑड वन आउट नहीं होगा। सो क्या करें इसमें, कैसे देखते हैं इसमें? फिर हम देखते हैं कि कुछ अदर चीज को देखते हैं, मतलब इनके डिजिट को ऐड करते हैं। तो ये 9 + 6 15 हो गया, और देखा जाए तो 8 6 और 4 ये हो गया आपका 18, और ये 9 हो गया, 3 से सारे डिविजिबल आ रहे हैं, ये 12 हो गया, ये भी डिविजिबल है, और ये 7 हुआ, ये तो प्राइम नंबर है। मतलब एक ही प्राइम नंबर आ रहा है दोनों डिजिट ऐड करने के बाद, जो कि ऑड वन आउट हो सकता है। सो डी इज योर आंसर। फाइंड आउट मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग। अगेन बिल्कुल वैसा ही अल्फाबेट आपको देखना होगा कौन कौन सा है, और आप इजीली फिर मिसिंग टर्म निकाल सकते हो। जैसे ये फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। ईजोटी अगर हम याद रखते हैं, ईजोटी, ठीक है, जो कि मैं बोलता हूँ याद रखो आप, 5 10 15 20 25। तो ये तो जे ही है, यहाँ पे जे आपका 10 हो गया, ठीक है। आर एस टी, एस जस्ट 20 के पहले आता, तो ये आपका 19 हो गया, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये 3 बढ़ा है, ये आपका 6 बढ़ा है, और ये आपका 9 बढ़ा है। सो 3 6 9। अगला देखते हैं क्या होगा। ये 5 हो गया, लेकिन अगर उस तरीके से देखा जाए तो 26 + 5 आपका, अगर देखते हैं यहाँ पे 1 है, 4 है, 10 है, 19 है, तो ये 3 बढ़ा है, ये 6 बढ़ा है, ये 9 बढ़ा है, ठीक है। तो अगला कितना बढ़ना चाहिए? 12। 12 बढ़ेगा तो कौन सा डिजिट जाना चाहिए? 12 बढ़ता है तो आपका डिजिट जाएगा 31। 31 मतलब कि 6 जेड के बाद 5, यानी कि ई आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल वैसा ही जा रहा। सो ये 31 होगा, और अगला आपका कितना बढ़ेगा? अगला बढ़ेगा आपका 12 के बाद 15 बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा ऐसे, तो ये 5 हो गया, मतलब 31 26 + 5 हुआ, 26 + 5 हुआ। और फिर उसके बाद अगर 15 बढ़ता है तो 20 आएगा, बिल्कुल 20 वाला नंबर आ रहा है, देखिए, मतलब 26 + 20, ठीक है। उसके बाद का जो डिजिट आएगा वो फिर से कितना बढ़ेगा? 15 के बाद 18 बढ़ना चाहिए। तो 28 के बाद 18, 20 के बाद 18, टी के बाद 18। तो अगर हम 26 देखते हैं, 20 + 18, ये आपका हो जाएगा 38। 38 में से -26 कर दीजिए, क्योंकि 26 के बाद अल्फाबेट खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 12। तो 12 में कौन सा आएगा? 12 में आएगा जे आई, जे इज द 10, आई जे के एल, एल। सो एल एक ही ऑप्शन में है। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। सो मैं इस तरीके से आंसर्स आपके टिक कर दूंगा इसमें। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सीरीज ही है, ये भी अगेन एक सीरीज है। जैसे देखिए, ये 20 है, ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सीरीज है, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। 20 है, 30 है, 35 है, 40, 47.5, 62.5 एंड x। सो ये आपका 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका अगेन देखा जाए तो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 7.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 5 करेंगे तो 52.5, 15 का डिफरेंस है। सो अगर इसमें डिफरेंस में देखा जाए तो यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस हो गया, मतलब इसको मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 0.5। इसको मैंने फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो कुछ ऐसा ही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको फिर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 15 इंटू 2.5 हो जाएगा आपका 37.5।
37.5, 37.5 62 में ऐड करते हो तो 62.5 प्लस 37.5 ये आपका 100 हो जाएगा। सो 100 इज योर आंसर। तो अगेन इसमें देखते हैं अगर तो यहाँ पे दो नंबर डिजिट डिनोट कर रहा है और पूछ रहा है कि p प्लस एस इक्वल टू n किस में होगा। क्वेश्चन ये है कि एक नंबर है 10 जिसमें p प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट बता रहा है और s जो है वो सम बता रहा है। तो मान लेते हैं जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे a है और यूनिट्स प्लेस पे b है, यानी ये बन जाएगा 10a प्लस b, ये डिजिट बन जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ सम ऑफ डिजिट क्या होगा, तो सम ऑफ डिजिट इज a प्लस b और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज ab। बोला गया है कि जो सम और प्रोडक्ट का p प्लस एस है वो डिजिट के बराबर है, डिजिट इज n, तो डिजिट के बराबर है। तो ये अगर हम देखते हैं 2 डिजिट देख रहा हूं मैं, 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा 10a प्लस बी। सॉल्व करते हैं इसको तो ये होगा आपका b से b कैंसिल आउट हो गया, इधर 9 है, ए बी इज इक्वल टू 9 है, यानी कि b इज इक्वल टू 9। तो लास्ट डिजिट 9 होना चाहिए। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो ऐसे कितने होंगे, 9 होगा, 19 होगा, 29 होगा, 39 होगा। इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 9। सो 9 इज योर आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है ये। पावर पे x माइनस 0.5 है तो माइनस 0.5 आपको पता होगा, माइनस का मतलब हो गया अगर किसी पे पावर x जाता है तो दिस इज 2 पे पावर 1 बाई माइनस 1.5, इसका मतलब क्या होता है आई होप आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो सिंपल सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नंबर है p बाई क्यू, जहाँ पे वैल्यू ऑफ q इज 3 मोर देन p। तो बोला गया है p को अगर आप x ले लो तो q आपका x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और p इज इंक्रीज बाई 7, यानी कि ऊपर लिख देता हूं मैं x प्लस 7 एंड q इज डिक्रीज बाई 2, नीचे लिख देता हूं x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ द नंबर बिकम्स 2, ये 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। सो दैट विल बी x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, तो आपका डिजिट आ जाएगा 5/8। सो बी इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली टिक कर सकते थे कुछ क्वेश्चन। तो ये आपका अगेन परसेंटेज का एक आसान सा क्वेश्चन, परसेंटेज हमने काफी देख लिया है। ठीक है, ये एज का क्वेश्चन है। एज में भी हमने क्वेश्चन तो खैर इसमें एक भी नहीं देखा, तो एज में आपको बता देता हूँ। 4 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:4। ए और बी का जो एज है वो 3/4 है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं टिक कर दूंगा, काफी लंबा ड्यूरेशन जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूँ। ए बाई बी का जो रेशियो है वो 3/4 है। 4 साल पहले सॉरी, 4 years ago द रेशियो ऑफ, और पूछा गया प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो ए का प्रेजेंट एज, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 26 years। ए का प्रेजेंट एज x मानता हूँ, बी का y मानता हूँ और z का मैं सी का मैं z मान देता हूँ। ये ए का हुआ, ये बी का हुआ और ये सी का हुआ। बात हो रहा है 4 years ago, तो x माइनस 4 और y माइनस 4 दोनों का 4 साल पहले कितना था रेशियो, 3:4 था। तो यहां से आपको x और y में रिलेशन भी मिल जाएगा। तो एक रिलेशन यहां से आएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 3y माइनस 12। सो ये हो जाएगा आपका, ये इधर जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये पहला इक्वेशन हो गया यहाँ पे रिलेशन का। इसके बाद बोला गया है कि इनके प्रेजेंट एज का जो एवरेज है, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 26 होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड आपका ये हो जाएगा 78। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और c इज 11 years यंगर देन b, ये भी बोला गया। c जो है यानी कि z जो है वो b से 11 year यंगर है। तो सीधे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई माइनस 11, z जो है वो इससे 11 years कम है, इज इक्वल टू 78, यानी कि x प्लस 2y हमारे पास आ जाएगा 78 प्लस 11, यानी कि ये हो जाएगा 89। सो अब हमारे पास 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ b निकालना है, b यानी कि हमें y की वैल्यू निकालनी है।
सो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें x को एलिमिनेट करना होगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर कर माइनस कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर कर ऐड कर सकते हो। सो जो भी आंसर होगा मैं इसमें टिक कर दूंगा। ये भी कुछ परसेंट आसान सा क्वेश्चन है। एक 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, पर्सन इज एबल टू परचेज 6 केजी लेस राइस फॉर रुपीज 1200। आप एक प्राइस लेकर इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये भी आंसर मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। सो इसके साथ ही मैं लेक्चर एंड करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर से काफी बेनिफिट हुआ होगा। थैंक यू।